अगर कोई एक इंडियन या एक कॉमन मैन अगर लैंड खरीद रहा है तो सबसे पहले उसे किसके पास जाना चाहिए, लाइक उसे किससे कंसल्ट करना आप ये चाहिए? मान के चलिए, जब भी आपके पास दो डिफरेंट माइंडसेट होंगे किसी काम को एग्जीक्यूट करने में, तो सिर्फ एक चीज निकल के आएगी, वो होगा कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज निमित फ्रॉम द न्यू ब्रिक डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन तो कंपनी। स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में और एंड कॉस्टिंग में बहुत बड़ा वेरिएशन आता है। अगर आप पूछें कि इसका सबसे बेस्ट वे क्या है अपने आप को सेफ गार्ड करने का, क्या हमें एक अलग से आर्किटेक्ट हायर करना चाहिए एंड देन एक अलग से एग्जीक्यूशन टीम हायर भी करना चाहिए ताकि प्रॉपर ऑडिटिंग हो पाए। दोनों चीजों में नुकसान ओनर का हो रहा है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट्स अपना एक मूड बोर्ड सेट करते हैं, अपना एक विजन बोर्ड बना लेते हैं और फिर वो आर्किटेक्ट के पास लेके आते हैं कि हमारा रूम ऐसा डिजाइन कर दो। आई थिंक केली वेस्टर। Hi guys, this is Shubhi, your host. Guys, you all might have dreamt about perfect home, Pinteresty interiors, but are you ready to see the reality behind those shiny brochures? So today we have Nimit sir. Hi, this is Nimit from the New Brick Design and Construction Company. We are a turnkey construction company primarily working in Delhi and NCR market. Hi sir. So as the tagline of your company states, the new brick building dream homes. So today with the help of you, we are going to pull back the curtain on what really goes behind building, designing and investing in a dream home. The good, the tricky and everything in between. तो सर हम शुरू करते हैं बिल्डर से। सर अगर एक कॉमन मैन अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाता है तो जो सबसे बड़ा मेन इशू आता है वो आता है कमिटमेंट का, स्पेशली बिल्डर्स के साइड से एज वेल एज आर्किटेक्ट्स के साइड से। ऐसा क्यों? देखिए, पूरी जो मार्केट है वो 90% ड्रिवन इस अप्रोच पे है कि जब भी आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, एग्रीमेंट करेंगे, तो चाहे आपने बिल्डर्स के साथ किया हो या आर्किटेक्ट्स के साथ किया हो, 90% ऑफ द मार्केट फोकसेस ऑन सबलेटिंग द वर्क। Yes. तो जब भी बिल्डर किसी को सबलेट करेगा तो जो भी कमिटमेंट्स आपके साथ उनकी तय हुई हैं उसमें और उनकी जो सबलेट कॉन्ट्रैक्टर के साथ कमिटमेंट तय हुई हैं उसमें गैप आएगा ही आएगा। सो दैट इज द चैलेंज। फिर क्योंकि मार्केट ड्रिवन ही इसी मोडस ऑपरेंडी पे है, तो इसीलिए हमेशा ओनर्स को ये चैलेंज आते हैं कि जो हमने प्रायर कमिटमेंट करी है उसमें और जो फाइनल डिलीवरेबल है उसमें देयर इज अ गैप। तो सर जो मैन घर कंस्ट्रक्ट करवा रहा है उसको इससे कैसे डील आउट करना चाहिए, क्योंकि सर घर कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है ओनर का। देखिए, सबसे पहले तो ओनर को राइट क्वेश्चंस पूछने चाहिए बिफोर साइनिंग द एग्रीमेंट। अंडरस्टैंडिंग कि जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनके मेन कंपनी पेरोल पे कितना सिस्टम उनके पास अवेलेबल है। दैट मीन्स कि अगर आप किसी बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके खुद के पेरोल्स में सिविल इंजीनियर्स कितने हैं, सुपरवाइजर्स कितने हैं, आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर्स हैं या नहीं। एंड अगर आप पूछें कि इसका सबसे बेस्ट वे क्या है अपने आप को सेफ गार्ड करने का, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसी कंपनी के साथ करना चाहिए जो जिसके पास अंडर वन रूफ सारे सॉल्यूशंस। ओके। दैट मीन्स कि वो आपको एक टर्न की सर्विस प्रोवाइड कर सकें विद द हेल्प ऑफ देयर ओन आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, सिविल पीपल एंड सुपरवाइजिंग द एंटायर प्रोजेक्ट एंड टू एंड। ओके। एंड सर अगर हम देखें तो स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्टिंग में और एंड कॉस्टिंग में एक बहुत बड़ा वेरिएशन आता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, वेरिएशन आने के मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन तो मेनली यही है कि जो आपने शुरू में चीजें फाइनलाइज करी हैं वर्सेस जो एंड में हो रही हैं, उसके अंदर आपकी एक्सपेक्टेशन और जो आपने साइन की है उसमें एक डिफरेंस है, एक फर्क है। अब वो फर्क आने का मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एग्रीमेंट में साइन किया है कि मुझे एक अच्छा लग्जरी किचन चाहिए। अब उसकी डेफिनेशन बहुत वेरी करती है आपके दिमाग में और जिसके साथ आपने एग्रीमेंट किया उनके माइंडसेट में। मान लीजिए आप कहते हैं कि मैं पीयू किचन चाहूंगा क्योंकि आपने ऐसा देखा है या यूट्यूब पे देखा है या कहीं पढ़ा है कि वो अच्छा किचन होता है, इमेजेस में देखा है। प्रॉब्लम आप इसको मिनिमाइज तब हो सकती है सिर्फ अगर आप ये सारी चीजें विजुअली एग्रीमेंट साइन करने से पहले टच एंड फील कर सको तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप सारे वेरिएशंस देखें कि सारी फिनिशिंग एक्चुअली में होती कैसी है। देन यू डिसाइड कि मेरी पसंद ये है, मेरी चॉइस ये है और मेरी यूटिलिटी ये है। जब आप अपनी चॉइस और यूटिलिटी को मैच करके चलते हैं तो आपका एक्सपेंसेस बाद में कभी बढ़ेंगे नहीं। 1 और 2% वेरिएशन इज ऑलवेज देयर, लेकिन फिर भी आप इस चीज को मिनिमाइज कर पाएंगे। अदरवाइज होता यह है कि आपने एग्रीमेंट में लिखा है लैमिनेट और जब वो किचन आपके सामने बेसिक डिजाइन होके आ रहा है आपको पसंद नहीं आ रहा, बिकॉज आपके लिए लैमिनेट की फिनिशिंग कभी माइंड में थी ही नहीं। इसके वजह से हमें फिर इंटीरियर्स में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिल्डर कहते हैं कि आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, फॉर विच यू आर नॉट रेडी, क्योंकि आप एक बजटेड अप्रोच से ही काम कर रहे हैं। तो जब आप उस चीज के लिए रेडी नहीं हो तो फिर वो एग्जीक्यूशन में हमेशा चैलेंजेस आएंगे। ओके।
तो सर इसका बेस्ट अप्रोच क्या होना चाहिए? क्या हमें एक अलग से आर्किटेक्ट हायर करना चाहिए एंड देन एक अलग से एग्जीक्यूशन टीम हायर भी करना चाहिए ताकि प्रॉपर ऑडिटिंग हो पाए? ओनर है जिसके पैसे ज्यादा वेस्ट होंगे, क्योंकि जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उनको किसी ना किसी एक के साथ तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। या तो वो एग्जीक्यूशन में ज्यादा पैसा लगाएंगे या फिर वो कहेंगे कि हमारे डिजाइन मिनिमाइज करिए। दोनों चीजों में नुकसान ओनर का हो रहा है। या फिर वो थर्ड चीज करेंगे, ज्यादा पैसा खर्चेंगे, जो कि तीनों सॉल्यूशन सिर्फ ओनर के लॉस में है और किसी के लॉस में नहीं है। इसीलिए हैविंग समबडी टू मैनेज एवरीथिंग फॉर यू एंड सिंगल ओनरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बहुत बड़ा इल्यूजन है कस्टमर्स का कि दे नो एवरीथिंग एंड इट इज इजी कि हम हर चीज मैनेज कर लेंगे, हमें पता है या हम पढ़ सकते हैं इस बारे में। आप ये मान के चलिए, जब भी आपके पास दो डिफरेंट माइंडसेट होंगे किसी काम को एग्जीक्यूट करने में, तो सिर्फ एक चीज निकल के आएगी, वो होगा कॉन्फ्लिक्ट। आप एक आर्किटेक्ट हायर कर लीजिए और एक एग्जीक्यूशन टीम हायर कर लीजिए, चाहे वो डिजाइन्स आपको दें और वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ओनरशिप किसी भी सिंगल पर्सन नहीं लेगा, कोई भी नहीं लेगा। आर्किटेक्ट विल ऑलवेज ब्लेम कि एग्जीक्यूशन टीम में इशू है, एंड एग्जीक्यूशन टीम विल ऑलवेज ब्लेम कि हमें ये डिजाइन इस तरह से प्रैक्टिकल नहीं है। सर जैसा कि आपने अभी अभी बोला कि लग्जरी की डेफिनेशन सबके हिसाब से अलग अलग होती है, सब पर्सन टू पर्सन वैरी करती है लग्जरी की डेफिनेशन। तो क्या हम सस्ते और इकोनॉमिकल वे में एक लग्जरी हाउस बना सकते हैं? देखिए, ऐसा हो सकता है कि मेरे लिए मारुति एज अ ब्रांड इज लग्जरी एंड आपके लिए मर्सिडीज एज अ ब्रांड इज लग्जरी। तो हमारा व्यू पॉइंट अलग है, लेकिन गलत मैं भी नहीं हूं, गलत आप भी नहीं हूं। प्रॉब्लम ये आती है कि जब मैंने एग्रीमेंट किया है जहां पे मैंने लिखा है कि आई एम ओके विद लैमिनेट, आप मुझे कॉस्टिंग दे दो, मैंने कॉस्टिंग दे दी। लैमिनेट में मैंने आपको सैंपल दिखाया, आपने कहा ये तो लग्जरी बन ही नहीं रहा एट द एंड ऑफ द डे। फिर आपने कहा मुझे दूसरा मटेरियल दिखाइए। अब चैलेंज ये आता है कि आज की मार्केट ड्रिवन काफी ज्यादा इन चीजों से है कि कितनी ऑल्टरनेट सस्ती आइटम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। फिर चाहे वो वॉलपेपर की जगह पीवीसी शीट ले लो, स्टोन की जगह आप मल्टीपल अदर ऑप्शन है वो लगा लीजिए। एट द एंड ऑफ द डे आप ये मान के चलिए, अगर आपको कोई भी मार्केट में चीज सस्ती मिल रही है, या तो वो उस प्रोडक्ट की लाइफ से कॉम्प्रोमाइज कर रही है, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रही है, एंड इफ नथिंग एल्स तो लुक्स में कॉम्प्रोमाइज कर ही रही है। अगर वो कर रही है देन यू शुड बी रेडी। अगर यू से कि मुझे 100 रुपीज स्पेंड करना है, तो यू शुड नो कि मुझे 100 में यही मिलेगी। लेकिन द बिगेस्ट थिंग विच आई वांट टू कॉल इट आउट इन द मार्केट इज कि सस्ती चीज में आप अच्छी चीज ले लें, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एक तरह से फूल बनाने का तरीका है, नथिंग एल्स। या तो सस्ता होगा या तो अच्छा। That's what you're saying. हाँ, मतलब अच्छा में अगर मैं ये कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हूँ कि मुझे इतनी लंबी लाइफ नहीं चाहिए एक मटेरियल की, तो वो सस्ता भी अच्छा है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप जब भी घर बना रहे हैं, आप ये विजन लेके चला रहे हैं कि कम से कम 10, 15, 20, 30 साल चले। अगर वो प्रोडक्ट की लाइफ ही इतनी नहीं है, क्योंकि वो हैम्पर करेगा, कहीं से ब्रेक करेगा, व्हाटएवर दैट इज, तो यू शुड बी रेडी कि हाँ, मैं 2 साल बाद दोबारा खर्चा करूंगा। तब तो ठीक है, तब तो आपके लिए वो प्रोडक्ट ठीक है। लेकिन अदरवाइज सस्ता विद अ लॉन्ग लाइफ, विद एस्थेटिक आल्सो, विद एवरीथिंग परफेक्ट, ये एक मिथ है मार्केट में, ऐसा नहीं होता। Sir, there are plethora of things running on social media. Like कभी-कभी ऐसा होता है कि क्लाइंट्स अपना एक मूड बोर्ड सेट करते हैं, अपना एक विजन बोर्ड बना लेते हैं और फिर वो आर्किटेक्ट के पास लेके आते हैं कि हमारा रूम ऐसा डिजाइन कर दो। So how do you deal with that type of clients? देखिए, हमारा अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे पिंटरेस्ट है, इंस्टाग्राम है, एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल। आप उससे अपना टेस्ट डेवलप करके हमें एक अंडरस्टैंडिंग बता सकते हो, ठीक है? लेकिन अगर आप कहो कि ये इमेज है पिंटरेस्ट पे, मुझे मेरा कमरा ऐसा बना के दे दीजिए, एज सिंपल एज दैट। तो हमारे एज अ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहला क्वेश्चन जाता है कि जो हम वहां पे कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, लेआउट देख रहे हैं, डायमेंशंस देख रहे हैं, ओवरऑल लैंग्वेज देख रहे हैं घर की, वो आपके लेआउट प्लान में मैच करेगी या नहीं करेगी। क्योंकि अगर आप एक 2000 स्क्वायर यार्ड के घर का मान लीजिए एलिवेशन देखते हैं और आपका घर 200 स्क्वायर यार्ड का है, आप कहते हैं मेरा ऐसा बना दो, दिस इज अ मिसफिट। ऐसा नहीं होगा। सिर्फ सोशल मीडिया से हम इंस्पायर क्या कर सकते हैं, जो हम करते भी हैं क्लाइंट्स के साथ, कि हम उनका एक विजन लेने की कोशिश करते हैं कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है अपने घर से, हाउ डू दे वांट इट। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल, एंड जितने भी अच्छे डिजाइनर्स हैं जो भी इस फील्ड में काम करते हैं, दे वांट कि वो हर चीज कस्टमाइज बनाए। बिकॉज आप मान के चलिए ये एक क्रिएटिव काम है।
ठीक है, कोई भी ये नहीं चाहता कि मैंने एक इमेज देखी उसको रेप्लिकेट करूँ, उसके लिए क्रिएटिविटी नहीं है। क्रिएटिविटी है कि मैंने आपका मूड समझा और उसके हिसाब से आपके लिए कुछ कस्टमाइज बनाया। लेकिन क्रिएटिविटी वहां एंड नहीं होती। क्रिएटिविटी ऑल्सो लिंक्स कि जो आपने बनाया है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, फिर उसको एट द एंड ऑफ द डे फिनिशिंग कैसे देनी है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मेरे ख्याल से एक ओनर को ये चीज समझनी चाहिए। Okay, sir, now I'm gonna flash out some questions in front of you and you have to answer them all very rapidly. Sure. Okay, now let's start. One designer you would like to invite for a tea in India? Oh, it's a tricky one. I think Kelly Wessler. Probably I'm gonna pick her. Okay. Next one is a city you want to live in your whole life. Delhi. Nothing better. Delhi. Yes. Okay. One superpower you would like for architects to have? Mind reading skills. Wow. Most overrated interior trends currently? Whatever you see on Pinterest. Favorite room design? Well, I think there can be many, but my personal pick would always be going in a minimalistic theme, which is much more evergreen than anything which is loud and upright. This one I wanted to know personally, that how do you handle clients' disagreement? Through, I think, one, discussion, yes, but more importantly, educating them on certain facts which are related to utility and which are not just restricted to aesthetic design. Okay. Okay. Which amount is most crucial? Interior designer, architects, builders, or the products you use? The team. Okay. Okay. One thing you want to suggest somebody who had recently bought a land and want to construct? Contact the New Bricks. Thank you. Thank you so much, Namit sir, for sharing such valuable insights. I truly appreciate your time and expertise. Thank you. Thank you, Shobhi.